गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रेम वर्मा और यूपीपीएससी का मैं एस्पिरेंट रहा हूँ। 3 दफ़ा मैंने मुख्य परीक्षा लिखी है और आज मेरी प्रस्तुति है फिलहाल आख्या अकेडमी बाराबंकी की तरफ से। और आपके लिए जीएस के प्रश्न पत्र में लेकर आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें 30 प्रश्न होंगे आपकी आवश्यकता के अनुरूप। जो आपका सिलेबस है उसके अनुरूप जो है प्रश्नों का चयन किया गया है। सभी प्रश्नों का चयन किया गया है, सभी विषयों से चयन किया गया है और उचित चयन किया गया है। और इस तरह से मेरा प्रयास होगा उनकी व्याख्या की जाए कि न सिर्फ आप उस प्रश्न को भली भांति समझ पाएं, बल्कि उस प्रश्न की व्याख्या से जो भी आपके सामने अन्य तथ्य भी आएंगे, उस प्रश्न की परिधि के इर्द गिर्द जो भी प्रश्न पूछे जाने हैं उनको भी आप बखूबी कर पाएं, या उस सिलेबस से कुछ और प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको भी अच्छी तरीके से कर पाएं, ऐसा मेरा प्रयास होगा। और पूरा प्रयास है मेरा कि आप 100% से लाभान्वित होंगे। फिलहाल आप जरूर इस बात की सूचना दें मुझे कि कितना आपको लाभ हुआ, कितनी ये आपको क्लास अच्छी लगी। प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और हल करते हैं 300 प्रश्न को। फिलहाल यहाँ पर कुछ प्रश्न पत्र आपके सामने रहेंगे और बाकी जो है विधिवत कक्षाएं जो पेड क्लास हैं वो आगे चलेंगी और जिसकी सूचना आपको दी जाती रहेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपके सामने होते हैं उनका चयन भी जो है बहुत अच्छी तरीके से वो करता है और बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि सतही प्रश्न आपसे कर दिए जाएंगे, बहुत ही गंभीर प्रश्न होते हैं। जब आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा विषय को तब आप उनका आंसर दे पाएंगे। तो उसी तरीके से मेरा प्रयास होगा कि इस तरह से उसकी व्याख्या मैं करूं कि आपको सभी तथ्य जो है अवगत हो जाएं। तो चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा, ये भाई भारतीय इतिहास से पूछा गया और इतिहास में भी प्राचीन इतिहास से पूछा गया है ना। जिसमें दो सूचियां आपको दी हुई हैं। पहली सूची को दूसरी सूची के जो कंटेंट हैं उससे इनको सुमेलन करना है। पहली सूची में ताम्र पाषाणिक क्षेत्र दिए होंगे हैं भारतीय संदर्भ में, और उन दूसरी सूची में क्या है, समाधान के तरीके दिए हुए हैं कि किस तरह से उस संस्कृति में समाधान किया जाता था। तो इसे हम लोग देखते हैं। भाई देखने में जरा क्लिष्ट लग रहा है। महाराष्ट्र क्षेत्र दिया हुआ, दक्षिण क्षेत्र दिया हुआ, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और उनके समाधान के तरीके दिए हुए हैं, है ना। तो मेरा, जैसे मैंने कहा कि मेरा प्रयास इस तरह से होगा कि आप उसको अच्छी तरीके से प्रश्न को सीख जाएं, अच्छी तरीके से जान जाएं। तो इसके लिए इसे मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप लोग मैप पर देखें, और मैप पर दिखाने के लिए नया पेज खोलता हूं, है ना। और भारतीय संदर्भ में हम लोग देखते हैं भाई से, ये हो गया आपका पूरा भारत, प्यारा सा भारत। आप विजुलाइज करेंगे पूरी तरीके से तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ मैप भारत का बनाने का प्रयास किया। भाई ये आपका हो गया प्यारा सा भारत। अब इस भारत में हम लोग देखेंगे कि ताम्र पाषाणिक स्थल जो थे भारत के, है ना, ताम्र पाषाणिक भारत के जो क्षेत्र हैं उनके क्या है, उनके समाधान के तरीके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा भाई, है ना। तो ये देखिए, ये भारत के संदर्भ में दिशाएं या किसी भी मैप पर दिशाएं। ये भारत का उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्वी भारत हो गया और ये हो गया आपका पश्चिमी भारत। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं भाई किन किन क्षेत्रों को है पूछा गया। आपसे पूछा गया था महाराष्ट्र का क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र है, पश्चिमी भारत है और पूर्वी भारत है। तो हम लोग पूरे भारत के संदर्भ में देख लेते हैं भाई समाधान को। तो पूर्वी भारत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पूर्वी भारत में समाधान किस तरह से होता था, आंशिक समाधान, है ना। पूर्वी भारत में यदि आपसे पूछ ले कि ताम्र पाषाणिक काल में पूर्वी भारत में किस तरह का समाधान होता था, तो आंशिक समाधान होता था। और ठीक इसके क्या कहते हैं कि पश्चिमी भारत में किस तरह का होता था, तो पश्चिमी भारत में होता था आपका पूर्ण समाधान, है ना। जैसे कि ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, पूरब के अपोजिट जो है पश्चिम है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देख लें समाधान का तरीका भी बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर आंशिक समाधान है और यहाँ पर पूर्ण समाधान है। लगे हाथ हम लोग उत्तरी भारत को भी देख लेते हैं भाई। उत्तरी भारत में समाधान का तरीका क्या था, उत्तरी भारत में था आपका अज्ञात, क्योंकि पुरातत्वविद जो है
उत्तरी भारत में कुछ विशेष जानकारी अभी तक समाधान के बारे में नहीं दे पाए हैं, तो यहाँ पर अज्ञात मान लिया जाता है। दक्षिणी भारत में क्या है? दक्षिणी भारत में समाधान का तरीका देखिए, ये मान लीजिए कि एक शव है, इसको हमने एक ताबूत में लिटा दिया है ना। ये उसका हो गया सिर, ये है उसका धड़, है ना, और ये हो गया उसके पैर हो गए भाई, ये उसके पैर हो गए शव के, है ना। तो ये क्या हो गई? ये दिशा कौन सी हो गई? इस दिशा को हम लोग यहीं से उठाते हैं, ये हो गई आपकी पश्चिम, और ये हो गया पूरब, है ना। और ये क्या हो गया? ये है शव का सिर और ये शव का पैर। तो दक्षिणी भारत में किस तरह से होता था समाधान? पश्चिम से पूर्व में होता था। किस तरह से होता था? पश्चिम से पूर्व में होता था। पश्चिमी भारत में आप लोगों ने जान ही लिए, जो प्रश्न में दिया हुआ। ये आपका क्या इलाका है? ये भारतीय संदर्भ में महाराष्ट्र आता है ना। ये क्या है? ये महाराष्ट्र है। ये क्या है भाई? और प्रश्न में पूछा गया है कि महाराष्ट्र में किस तरह से समाधान होता था। तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में समाधान किस तरह से होता था? ये फिर से मैंने ताबूत ले लिया और इस ताबूत में मैंने एक शव को लिटा दिया भाई, है ना। ये उसका हो गया पैर और ये हो गया उसका सिर, ये हो गया उसका पैर। समाधान क्या होगा? ये फिर देख लीजिए, अगर मैप पे देखेंगे तो ये दिशा हो गई उत्तर की और ये हो गई दक्षिण की। यानी कि महाराष्ट्र में समाधान किस तरीके से होता था? उत्तर दक्षिण में। दक्षिणी भारत में किस तरह से होता था? पूर्व पश्चिम में, है ना। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, उत्तरी भारत में अज्ञात है, और पश्चिमी भारत में समाधान किस तरीके का था? पूर्ण समाधान, है ना। यानी पहला प्रश्न जो है, इसको पूरी तरीके से आप कर पाने में क्या हो गए? सक्षम हो गए। प्रश्न आपको बड़ा कठिन लग रहा था, है ना, तो इसको हम लोगों ने देखा। अब फिर से आप वहां से जो कंटेंट आपने मैप पर देखा है ना, उसे विजुलाइज करें, रियलाइज करें, तो आप कर पाएंगे। महाराष्ट्र में मैंने क्या बताया? महाराष्ट्र में था भाई उत्तर से दक्षिण, है ना। तो महाराष्ट्र में हो गया आपका उत्तर से दक्षिण। दक्षिणी क्षेत्र में किस तरह से था? दक्षिणी क्षेत्र में आपका पूरब से पश्चिम, है ना। पश्चिमी भारत में क्या था? पूर्ण समाधान था। और पूर्वी भारत में क्या है? आंशिक समाधान। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ए में 1 हो गया, बी में 2 हो गया, सी में 3 हो गया और डी में हो गया 4। यानी कि आपको सही आंसर मिला। और क्या मिला भाई? 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और मेरा प्रयास होगा कि मैं इसी तरीके से आपको प्रत्येक प्रश्न डिटेल में समझाऊं। अगर कोई तालिका बनाई जा सकती है, कोई सारणी बनाई जा सकती है, कोई मैप बनाया जा सकता है ना, तो उसे बिल्कुल बना के समझाया जाए, ताकि उस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से न सिर्फ उस प्रश्न को कर पाएं, बल्कि उस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी आप बिल्कुल मेमोराइज कर लें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी क्या है? अगला प्रश्न भी आपका इतिहास से ही पूछा गया है, ठीक। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, ठीक। इतिहास के आप विद्यार्थी हैं तो इतिहास का काखा का अंगा भी जानने वाला जानता है भाई। इतिहास में सबसे पहले जो समय आया था वो क्या था? पाषाण काल था। तो सबसे पहले तो आपने पाषाण काल ले लिया, है ना। अगर आपको मान लीजिए कि आप कंफ्यूजन की स्टेट में हैं तो पाषाण काल सबसे पहले ले लेंगे। ए ऑप्शन आपको सबसे ए मतलब जो है सबसे पहले नंबर 1 होना चाहिए। तो क्या है, वैसे भी आपको यही मिल रहा है। अगर आप नहीं भी जानते होते और आप केवल और केवल क्या है कि अपने आईक्यू का जो इस्तेमाल करते तो भी ये प्रश्न कर लेते, है ना। पाषाण काल सबसे पहले नंबर पर होगा। उसके बाद कालक्रम में दूसरा नंबर कौन सा है? उसके बाद कालक्रम में दूसरा नंबर है ताम्र पाषाण काल, ठीक। ताम्र पाषाण काल, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य ने जिस धातु का सबसे पहले उपयोग किया था वो कौन सा था भाई? तांबा। ताम्र को क्या बोलते हैं? तांबा भी बोलते हैं ना। यानी कि पाषाण के साथ साथ उसने जिस धातु का प्रयोग किया वो था तांबा। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? ताम्र पाषाण काल। उसके बाद मनुष्य आगे आएगा, थोड़ा सा उसका विकास है, उसने मिश्र धातुओं को भी बनाना सीखा। और मिश्र धातुओं को बनाना सीखा तो कौन सी धातु सबसे पहले उसने इस्तेमाल करी? कांसे का, है ना। तो तीसरे नंबर पर इतिहास में जो समय आता है वो कौन सा भाई?
कांसे का काल। और कांसा कैसे बनाया जाता है, इतिहास में नहीं लेकिन केमिस्ट्री में, साइंस के अंतर्गत जो है केमिस्ट्री में ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है मिश्र धातु में कि कांसा जो है किसका मिश्र धातु है। तो किसका है भाई, इसी तांबे का, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले तांबा इस्तेमाल करना शुरू किया। तांबा प्लस टिन, है ना, अंग्रेजी में तांबे को कॉपर कहते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह Cu और ये आपका Sn, है ना। मिश्र धातु में कभी कभी जो है इसका परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंटेज में जो है तांबा और टिन मिलाया जाता है तब आपका कांसा बनता है। तो 78 + 22 या 88 + 12 के अनुपात में इसे मिलाया जाता है, तब आपका क्या बनता है भाई, कांसा, है ना। तब क्या बनेगा, आपका कांसा बनेगा। तो कांस्य काल तीसरे नंबर पर है। और फिर आपका आएगा लोहे का काल, है ना, लौह काल। चौथे नंबर पे क्या है भाई, लौह काल। और ये आंसर हमको कहां पर मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन ए में, है ना। तो पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और फिर लौह काल, इस क्रम में जो है मनुष्य ने जो है क्या कहते हैं कि धातुओं का इस्तेमाल किया, या इस क्रम में जो है आपकी जो ये संस्कृतियां हैं वो आई इतिहास में, है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को जो है मंजूरी दी गई थी। तो वो कौन सा है, 1919 में नहीं है, 35 में नहीं है, मिंटो मार्ले सुधार 1909 61। सबसे पहले कहां पर होगा, सबसे पहले 1909 में। और इस मिंटो मार्ले सुधार को क्या है, भारत में सांप्रदायिकता का, जो सांप्रदायिकता के बीज अंग्रेजों ने बोए, और वो भी किस तरह से, बिल्कुल वैधानिक तरीके से। क्योंकि उससे पहले आप देखें लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल है, बंगाल विभाजन है, वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर है, लेकिन वो क्या वैधानिक तरीके पे नहीं है। यहाँ पर तो कानून बनाकर जो है बांट दिया गया है ना। यहाँ पर क्या है, मुस्लिमों के लिए अलग से इस मिंटो मार्ले सुधार का ये भी एक सबसे प्रमुख खास गुण है। यहाँ पर क्या है, सांप्रदायिक वैधानिक आधार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन जो है, निर्वाचक मंडल और निर्वाचन वो दिए गए स्थान, है ना, 1909 में। तो पहली बार जो है विधायिका में निर्वाचित सदस्य कहाँ पर, निर्वाचित प्रतिनिधित्व कहाँ पर दिया गया, 1909 में मिंटो मार्ले सुधार में। अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम लोग, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। और इसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी कुछ आपके अधिनियम दिए हुए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया हुआ है, और मिंटो मार्ले सुधार आपको दिया हुआ है ना। फिर क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1861 दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1858 दिया हुआ है। ये जो कानून आपके बनाए गए हैं, इनकी खासियत क्या थी, सबसे प्रमुख गुण क्या थे जिनकी वजह से इन कानूनों को हम लोग जानते हैं। तो इनके प्रमुख विशेषताओं के आधार पर ही क्या है, इनको सुमेलित करना है। पहले में कानून दिए गए पहली सूची में, और दूसरे में क्या है, उनकी प्रमुख विशेषताएं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का सबसे प्रमुख लक्षण क्या था इस सूची के हिसाब से। तो इस सूची के हिसाब से क्या है भाई, प्रांतीय स्वायत्तता है, या सती प्रथा का अंत है, या प्रांतों में द्वैत शासन है, या सांप्रदायिक निर्वाचन है, या ब्रिटिश शासन शक्ति में है, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो 1919 का सबसे बड़ा लक्षण क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन। जिस तरह से 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसका लक्षण क्या था, मांटे मुर्ले सुधार 1909 वाला, उसका लक्षण क्या था, उसका लक्षण था सांप्रदायिक निर्वाचन। उसी तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो सबसे बड़ा लक्षण है, प्रांतों में द्वैध शासन। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या है, प्रांतों में स्वायत्तता है ना। प्रांतों में स्वायत्तता सबसे बड़ा लक्षण कहां पर है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, वहां पर प्रांतों में स्वायत्तता दी गई, है ना। इसी के आधार पर आगे चलकर चुनाव होंगे। 1909 में क्या है, 1909 में अभी आप देख कर आए हैं, अगर आप उस प्रश्न को अच्छी से समझ गए होंगे तो यहाँ पर क्या है, वो आपको एक सहायक की भूमिका में मिलेगा। 1909 का जो मिंटो मार्ले सुधार है, उसका लक्षण क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन। अगला देखते हैं भाई हम लोग, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या है,
ब्रिटिश शासन शक्ति में आया या सती प्रथा का अंत किया गया? तो क्या होगा? सती प्रथा का अंत होगा। अब आप कहेंगे कि भाई 1861 का सती प्रथा से क्या मतलब है, तो अभी आपको समझाएंगे, बताएंगे। पहले इसको हम लोग पूरी तरीके से सुमेलित कर लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1858 में क्या आया कि ब्रिटिश शासन जो था वो सत्ता में आ गया। यहाँ पर कंपनी का शासन जो था समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले भारत में क्या है, भारत में इससे पहले एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा, 1857 का महाविद्रोह हो जाएगा। और जब महाविद्रोह होगा तो कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना, और सम्राट जो है वो भारत का क्या है, शासन अपने हाथों में ले लेंगे। तो 1858 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ब्रिटिश शासन जो है उसकी वो क्या है, ब्रिटिश शासन जो है वो अपनी शक्ति में आ जाएगा भारत में, है ना, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। तो पहले तो इसका आंसर हम लोग ढूंढ लेते हैं। ए में क्या होगा भाई, ए में होगा 3, है ना। ए में 3 कहाँ पर दिया हुआ है, ए में 3 यहाँ पर दिया हुआ है ना, और बी में 1 दिया हुआ है, और सी में 4 दिया हुआ है, यानी कि यही आपका आंसर सही होगा, बी, है ना। आंसर क्या होगा भाई, आपका बी सही होने वाला है। अब मैंने आपको बताया था कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत, आप जानते हैं सती प्रथा का अंत कब हुआ था भाई? सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, है ना, और किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। कभी कभी जो है आपका नियम भी पूछ लेता है, तो किस नियम के तहत हुआ था इसका भाई? भारत में सती प्रथा का अंत जो है ये किस नियम के अधीन किया गया था? नियम 17 के द्वारा किया गया था, है ना। किस नियम के द्वारा किया गया था? नियम 17 के द्वारा किया गया था। इसे सती प्रथा का अंत किया गया था। टाइम कौन सा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक से बहरहाल आपसे और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत का, संपूर्ण भारत का पहला जो है वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन माना जाता है? वैसे तो लॉर्ड कैनिंग माना जाता है भारत में ब्रिटिश शासन में पहला, लेकिन संपूर्ण भारत के अंतर्गत जो है पहला जो गवर्नर जनरल है संपूर्ण भारत का, वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था, है ना। फिर देखते हैं भाई हम लोग कि नियम 17 के तहत जो है इसे समाप्त किया गया। 1861 यहां पर क्यों आया? तो 1861 इसलिए आया क्योंकि 1861 वो साल है जहां पर आईपीसी पहली बार लागू किया गया। 1861 में ही आईपीसी को लागू किया गया था, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जब आईपीसी को लागू किया गया तो ये सती प्रथा, जिसको कानूनी तौर पर बंद भले कर दिया गया था, अब क्या है कि कानूनी रूप भी मिल गया, यानी वैधानिक रूप से अस्तित्व में कब आ गया? 1861 में, जब आपकी इंडियन पीनल कोड जो है अस्तित्व में आया। कब आया था? 1861 में। इसीलिए जो है 1861 को सती प्रथा का जो है अंत यहाँ से जोड़ा गया है, सूची में दिया गया है ना, वरना 1829 तो यहाँ से बहुत दूर है। तो आप निश्चित रूप से अब आप इसे समझ गए होंगे कि 1861 से इसे क्यों सुमेलित किया गया, क्योंकि इस समय क्या आया? आईपीसी अस्तित्व में आई, यानी कि इसे कानूनी रूप से मान्यता भी मिल गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई। अगले प्रश्न में क्या है, सुमेलित करना है आपको। कुछ नगर दिए गए हैं और क्या है, सूची 2 में क्या है, समीपवर्ती नदियां दी गई हैं, है ना। इन नदियों को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इन नदियों में कौन कौन सी भाई दी हुई हैं? इसमें दी हुई है आपकी, सबसे पहले दिया हुआ है बैतूल। बैतूल किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे, है ना। बैतूल कहाँ पर है? ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है भाई। अब बैतूल किस प्रदेश में है? तो बैतूल है आपका एमपी में। एक तो जान लीजिए एमपी में है ना। कहाँ पर है भाई? बैतूल आपका एमपी में है। और ये किस जिले में है? बैतूल जिला है। बैतूल में एक जगह है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैतूल को जानते हैं हम लोग भाई मुल्ताई पहाड़ी। बैतूल में ही एक है आपका मुल्ताई। बैतूल जो जिला है एमपी का, इसमें एक जगह है मुल्ताई, और मुल्ताई जो है ये आपका सतपुड़ा रेंज में है। जो सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा रेंज में है ना, सतपुड़ा रेंज में। और मुल्ताई जो जगह है, यहीं से आपकी ताप्ती नदी जो है ये निकलती भी है। बैतूल में ही एक जगह है मुल्ताई, जहां से क्या है, ताप्ती नदी का
उद्गम स्थल भी है, इसीलिए बैतूल क्या है, ताप्ती नदी के समीपवर्ती माना जाता है। दूसरा कौन सा है भाई, जगदलपुर, है ना। जगदलपुर कहाँ पर है, ये है आपका छत्तीसगढ़ का शहर। ये भी हम लोग साथ साथ जानते चलेंगे ये किस स्टेट में है। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ में है भाई, छत्तीसगढ़ में है ना। और ये छत्तीसगढ़ में है। बस्तर का क्या है, छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर, उसी का ये क्या है, मुख्यालय है। ठीक, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इंद्रावती। बहरहाल इंद्रावती नदी जो है आपकी, इसका उद्गम उड़ीसा में है, लेकिन जगदलपुर के समीपवर्ती नदी है। फिर आपका क्या है, जबलपुर। जबलपुर किस नदी के जो है समीपवर्ती है, जबलपुर है आपके नर्मदा के जो है समीपवर्ती, है ना। और जबलपुर क्या है, ये आपका अगर पॉलिटिकल रूप से देखें तो ये एमपी का शहर है ना। और इसकी खासियत क्या है, जबलपुर की खासियत ये है भाई कि ये न्यायिक और प्रशासनिक राजधानी है। कहाँ की, न्यायिक और प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है इसकी, एमपी की, है ना। जो जबलपुर है इसे एक तरह से प्रशासनिक और न्यायिक राजधानी माना जाता है, किसका, एमपी का। किस नदी के किनारे है भाई, नर्मदा नदी। अब यहाँ पर क्या है कि दो चीजें और हैं, यहाँ पर नर्मदा नदी तो बहती है, यहाँ पर एक जगह है जबलपुर में ही भेड़ा घाट, भेड़ा घाट, है ना। और एक आप जो है क्या कहते हैं कि जलप्रपात के बारे में सुनते होंगे। कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात है। तो भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात जो आपके हैं वो कहां पर हैं, इसी जबलपुर में। और जबलपुर क्या है, ये नर्मदा नदी के समीपवर्ती है। भेड़ा घाट क्यों प्रसिद्ध है, अपनी संगमरमर के लिए, है ना, संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है, इसके लिए संगमरमर की चट्टानों के लिए। और धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर ही है, कहां पर है, इसी जबलपुर में है। जबलपुर एमपी की राजधानी है, सांस्कृतिक शहर है ना। इसको संस्कार जिला भी कहा जाता है, संस्कारों की राजधानी भी कहा जाता है। और ये न्यायिक प्रशासनिक क्या कहते हैं कि राजधानी माना जाता है, कहां पर, एमपी का, है ना। फिर लास्ट में क्या है, उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे भाई, क्षिप्रा नदी के किनारे, है ना। और उज्जैन को क्या कहते हैं, ये महाकाल की नगरी है। यहां पर क्या है, यहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है भाई, है। यहां पर क्या है, ज्योतिर्लिंग है, कौन सा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना। और उज्जैन में ही आप जाने कि प्रत्येक 12 साल के बाद, कब, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ होता है। सिंहस्थ कुंभ, है ना, सिंहस्थ कुंभ होता है। सिंहस्थ कुंभ केवल जो है आपके उज्जैन में होता है। और कहां पर होता है, नासिक में। अगला कुंभ यहां पर कब होने वाला है, अगला कुंभ यहां पर होने वाला है 2028 में, है ना। तो उज्जैन में क्या है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, यानी इसके समीप में कौन सी नदी है, क्षिप्रा है। यहाँ पर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है भारतीय सनातन धर्म के, उसमें से एक महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है यहीं पर है। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है प्रत्येक 12 साल के बाद। और जो कुंभ का प्रकार है वो सिंहस्थ कुंभ है। सिंहस्थ कुंभ केवल 2 जगह भारत में होते हैं, एक तो यहाँ पर और दूसरा नासिक में। इलाहाबाद का जो कुंभ है वहां पर सिंहस्थ कुंभ नहीं होता है ना। तो ये आपके 4 शहर हैं, इनके समीप जो नदियां हैं, यानी जिन नदियों के समीप ये आपके चारों शहर हैं, उनसे संबंधित जो भी कंटेंट आपको दिया जा सकता था, वैसे इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है ना। वे तथ्य जो है आप देखने की कोशिश करें, जो है आपके लिए और प्रश्न ला सकते हैं, या और प्रश्न अगर आए तो उनके सहायक के रूप में भूमिका अदा कर सकते हैं। केवल उन्हीं तथ्यों को हमको देखना है भाई। उसके बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इस प्रश्न का आंसर क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। ना कि संसद सदस्य करता है, ना प्रधानमंत्री करता है, ना भारत का विधि मंत्री करता है। कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। और भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसके बारे में हम लोग और अगर देखें, सहायक तथ्यों की छानबीन करें, है ना, यानी कि
इसकी संवैधानिक स्थिति में को जाने हम लोग, तो देखते हैं भाई संविधान की किस आर्टिकल के तहत हैं, या भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन सा था, है ना, या प्रेजेंट टाइम में हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, किस नंबर के हैं, इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे मिल सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं भाई, है ना। तो निर्वाचन आयोग जो है कहाँ से कहाँ तक है भाई, निर्वाचन आयोग है आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का, है ना। तो आर्टिकल 324 में ही जो है आपका वो निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयोग है, इनके बारे में सभी जो है प्रावधान कहाँ पर है, आर्टिकल 324 में है। वैसे पूरा का पूरा निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक है, 324 से लेकर 329 तक का। लेकिन निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग कहाँ पर है, पर्टिकुलर 324 में, आर्टिकल 324 में, है ना। अब लगे हाथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे भाई, कौन थे, सुकुमार सेन थे, है ना। सुकुमार सेन जी थे, ये भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। और वर्तमान में कौन निर्वाचन आयुक्त है भाई, तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, 26वें, है ना। वर्तमान में 26वें हैं, वो क्रम पर कौन से नंबर के हैं, 26वें। और नाम क्या है इनका, तो इनका नाम है भाई ज्ञानेश कुमार जी, है ना। क्या नाम है इनका, ज्ञानेश कुमार जी हैं, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किसमें महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है ना। 7वां प्रश्न क्या है भाई, किस जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, तो किस जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता दर थी, और वो भी कैसी है, महिला साक्षरता दर इन्होंने पूछा है। तो महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है, कानपुर नगर में। अगर देखें जनगणना 2011 के अनुसार से, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कहां पर है, कानपुर नगर में है ना। तो लगे हाथ हम लोग क्या है, लगे हाथ भाई हम लोग ये भी देख लेते हैं कि भारत में साक्षरता दर और उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं भाई। जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, यूपी व भारत में महिला पुरुष साक्षरता दर। तो एक तरफ तो हम लोग देखते हैं भाई यूपी, और दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं, इंडिया को। तो इससे क्या है भाई, इससे आपको दोनों प्रश्न हल करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई यूपी को। यूपी की साक्षरता दर कितनी है, यूपी की साक्षरता दर है 67.68, है ना। और जिसमें से पुरुषों की कितनी है भाई, पुरुषों की साक्षरता दर है आपकी, पुरुष साक्षरता कितनी है यूपी की, पुरुष साक्षरता दर है आपकी 77.28। और महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है भाई, 57 है ना। तो ये तो हो गई आपकी उत्तर प्रदेश की। अब भारत के संदर्भ में भी हम लोग देख लेते हैं। तो भारत की साक्षरता दर कुल कितनी है भाई, 74, है ना, 74.04%। जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर है आपकी 82 पॉइंट, है ना, 82.14। और महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर आपकी 65.46, है ना। ये तो आ गए आपके कुछ तथ्य। अब हम लोग देख लेते हैं भाई यूपी में भी, यूपी के कौन से जिले, यूपी के टॉप 5 जिले जो महिला साक्षरता में सबसे आगे हैं, टॉप 5, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रश्न आपको मिले महिला से संबंधित, साक्षरता से संबंधित,
उसको आप एक जगह पर देखें और उनको सबको कर लें। तो टॉप 5 न सही, टॉप 4 जिले देख लेते हैं, है ना। टॉप 4 महिला साक्षरता, वे जिले कौन कौन से हैं? वे जिले हैं आपके भाई महिला साक्षरता में नंबर टॉप पर कौन कौन से जिले हैं? महिला साक्षरता में है कानपुर नगर, कानपुर नगर नंबर 1। नंबर 2 पर कौन सा है? लखनऊ। नंबर 3 पर कौन सा है? नंबर 3 पर है आपका गौतम बुद्ध नगर। और नंबर 4 पर कौन सा शहर है? नंबर 4 पर आपका औरैया है ना। नंबर 4 पर है आपका औरैया। और जो गाजियाबाद था ये 5वें नंबर पर है, 5th प्लेस। और श्रावस्ती जो क्या है, ये श्रावस्ती भी आपका टॉप पर है, लेकिन कैसे? ये सबसे अंतिम है ना, सबसे अंतिम में है। और ये क्या है? बलरामपुर भी जो है भाई लास्ट में ही है आपका। और बलरामपुर कैसे लास्ट में है? बलरामपुर आपका 3rd लास्ट में है ना। ये क्या है? बलरामपुर 3rd लास्ट है ना। यानी कि श्रावस्ती है सबसे अंतिम में, अगर देखा जाए सबसे अंतिम में आपका श्रावस्ती, बहराइच और फिर बलरामपुर सबसे निचले पायदान पर। अगर देखें उत्तर प्रदेश में निचले पायदान पर जो जिले हैं किसमें साक्षरता दर में, वो सबसे पहले क्या है? श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलरामपुर, और उसके बाद कौन सा जिला है भाई? बदायूं। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो आंकड़े मैंने आपको उपलब्ध कराए, इसका मतलब आपको साक्षरता से संबंधित कोई भी प्रश्न अब आएगा तो आप उसे कर ले जाएंगे। यहां पर तो सिर्फ इसने इतना ही पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहां पर है? तो कहां पर है? कानपुर नगर में है ना। और अगर टॉप 4 जिले अगर देख लें महिला साक्षरता थे, तो नंबर 1 पर क्या है? कानपुर नगर है, लखनऊ है, दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, और फिर आपका औरैया है। निचले पायदान पर नंबर 1 पर कौन है? यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, बलरामपुर 3rd लास्ट है, और 4th लास्ट कौन सा है? बदायूं है ना। अगर हम लोग यूपी की साक्षरता दर देखें तो कितनी है? 67.68 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.28% है ना। महिला साक्षरता दर कितनी है? 57% है। उसी तरह अगर ओवरऑल इंडिया की देख लें तो साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है, जिसमें पुरुषों की कितनी है? 82.14%, और महिलाओं की कितनी है भाई? 65.46%। तो इसके आसपास इसकी परिधि में जितने भी साक्षरता से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, मेरी उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे। चाहे वो सीधे सीधे आंकड़ा पूछ लें कि भारत में साक्षरता दर कितनी है, महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है, या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है ना, महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है, तो सब कुछ आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर पाया जाता है भाई? राजस्थान में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश या झारखंड में? सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में है ना। जो क्षेत्रफल है भाई सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद भारत का जो राज्य आता है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में यहां पर सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? और किसी भी प्रश्न को हल करते समय क्या है कि किसी भी प्रश्न को हल करते समय आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जल्दीबाजी जब आप करेंगे तो आते हुए भी प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई। सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज है, या चेनाब है ना। कौन सी नदी है? तो इन नदियों को भी देखेंगे। इन नदियों के संदर्भ में आपको इतिहास से, आपको भूगोल से जो भी प्रश्न मिलते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इन नदियों में से कौन सी नदी नहीं होगी भाई? तो आपकी नहीं होगी ब्यास, है ना। यानी कि सही आंसर क्या होगा? ब्यास। अब आपको क्या है
कि जब भी आप भारत के संदर्भ में नदियों का क्या है कि दिशा के अनुसार उनकी सीक्वेंस देखेंगे, है ना, तो उनको देखते समय आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें क्या ध्यान रखना भाई, एक चीज याद रखना है, क्या, एक सीक्वेंस याद रखना है, एस जे सी आर बी एस, है ना, यहां तक बिखरा हुआ है तो आप बिखराव पर ध्यान ना दीजिए, केवल इनके सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए। एस फॉर सिंधु है ना, एस फॉर सिंधु है, यानी कि सबसे पश्चिमी कौन सी नदी बहती है, सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद राबी, उसके बाद ब्यास, और उसके बाद सतलुज या सतलज इसको बोलते हैं, है ना। यहां पर क्या दिया गया, सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है, तो कौन सी नहीं बहती है भाई, यही ब्यास नहीं बहती, बाकी नदियां क्या है, बाकी नदियां यहीं से होकर बहती हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भाई आपका कंप्यूटर से, है ना, कि सूची 1 और सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए और क्या है कि इनको आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ डिवाइस दी हुई हैं, है ना, और एक प्रश्न जो है कंप्यूटर के जनक से सभी संबंधित है। तो आउटपुट डिवाइस, अगली सूची में जो डिवाइस दी हुई हैं इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, MS DOS के बारे में पूछा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क निम्न में से कौन सा है, और कंप्यूटर का जनक निम्न में से कौन सा है ना। तो कंप्यूटर का देखिए, किसी अगर मनुष्य का नाम है, अगर कंप्यूटर का जनक है तो वो कोई होगा, मनुष्य का नाम होगा। अब सबसे पहले उस नाम को हम लोग ढूंढ लेंगे, और बहरहाल क्या है, कंप्यूटर का ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कंप्यूटर के बारे में जो भी ABC जानता है वो चार्ल्स बेबेज के बारे में जरूर जानता है। तो कंप्यूटर का जनक कौन है भाई, चार्ल्स बेबेज, है ना। और फिर क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, है ना। फिर MS DOS क्या है आपका, MS DOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर है। तो इसको हम लोग क्या है कि सुमेलित कर लेंगे। ए में क्या है, 3 है, कहां पर है भाई, ए में 3 है ना, और बी में कहां पर है, 4 है, ठीक, सी में क्या है, 2 है, डी में क्या है, 1 है, यानी कि इसका आंसर सही होगा ये वाला। आगे हम लोग देखते हैं भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सही नहीं है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 2024, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, परमाणु बम, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो क्या है, चिपको आंदोलन, और ओजोन छेद जो है वो कहां पर, यूरोप में है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पाया जाता भाई, तो इसमें क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से ये भी आपका सुमेलित सही है। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था, आप सभी लोग जानते हैं, है ना, कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, 6 अगस्त 1945, पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को, है ना, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और फिर 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया गया। पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वो कहां पर गिराया गया था, दुनिया में पहला परमाणु बम जो गिरा था भाई, हिरोशिमा पर गिरा था, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था लिटिल बॉय, है ना, इसका क्या नाम था, लिटिल बॉय। उसके बाद 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो कहां पर था, नागासाकी, है ना, और इसका क्या नाम था, इसका नाम था फैटमैन, सॉरी, है ना, इसका नाम था फैटमैन, यानी ये भी क्वेश्चन आपका सही है। और सुंदरलाल बहुगुणा जो एक पर्यावरणविद हैं, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये भी सही है। ओजोन छिद्र जो है वो यूरोप से ना होकर कहां पर सही है भाई, ओजोन छेद जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, आर्कटिक पे है ना, आर्कटिक पे है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन जगहों पर आपका पाया जाता है। और ओजोन छेद जो है इसके पाए जाने के कारण क्या है, आप सभी जानते हैं कि इसके कारण क्या, ओजोन छेद जो होता है ये किस वजह से बनता है, तो अत्यधिक कम ताप की वजह से, है ना। अब यहां पर क्या है, अत्यधिक कम ताप। अब आर्कटिक प्रदेश जो है आप देखें, यहां पर पूरे के पूरे साल जो है
बहुत ठंड पड़ती है क्योंकि चारों तरफ बर्फ जमी रहती है, तो अत्यधिक कम ताप है। फिर क्या है, ध्रुवीय भंवर भी यहाँ पर पाई जाती है ना, ध्रुवीय भंवर। और क्या कारण है, तो और कारण है आपका CFC, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्लोरीन होती है वो इन प्रदेशों में क्या है, ठंडक के कारण जाकर जो आपके ये ध्रुवीय भंवर हैं उसके कारण जो बादल बन जाते हैं बड़े बड़े, उसी में एक क्लोरीन इकट्ठा होती है। और जब जो है थोड़ा मौसम सुधरता है ना, जब तब क्या होता है, ये क्लोरीन जो है ये ओजोन से आपके रिएक्शन करती है और काहे का छेद बनाती है, ओजोन का छेद बनाती है ना। ओजोन गैस, ओजोन से जो है रिएक्शन करती है क्लोरीन और फिर ये छेद बनाती है। और ये बनते कहाँ पर है, आर्कटिक रीजन में, है ना। तो ये क्या है आपका, यही आपका सही नहीं है, बाकी सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं वे आपके सही हैं। उसके बाद क्या है, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या महासागरों में। तो सबसे ज्यादा समृद्ध जो है पारिस्थितिकी जो है, यानी कि सबसे ज्यादा जो वैरायटी मिलती है जैव विविधता की, कहाँ पर मिलती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है ना। तो इससे हम लोग क्या है पर्यावरण में और देखेंगे, बहरहाल क्या है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर खूब तापमान होता है, खूब पानी बरसता है ना। और जब खूब तापमान रहता है, खूब पानी बरसता है, तो जैव विविधता वहां पर क्या है, खूब पाई जाती है, बहुत तरह की और बहुत ज्यादा प्रतिशतता में पाई जाती है। फिर क्या है 13वां क्वेश्चन, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत पाया जाता है, समस्या स्थापना तथा उसकी परिभाषा के चरण में, या शोध के समग्र के निर्धारण के चरण में, या प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में, या निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में पाया जाता है। तो कहां पर पाया जाता है, निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में जो है भाई वो संगत जो है माना जाता है शोध नैतिकता, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र और शोधकर्ताओं का सम्मेलन, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां, या संवाद परक प्रस्तुतियां। इनमें से क्या सही होगा, डॉक्टरेट स्तरीय जो शोध पत्र होता है ना, वो औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है। ठीक, इसमें ऑप्शन 1 में क्या है, विमर्श पहले दिया गया है, प्रेक्षण है, योजना निर्माण, उसके बाद क्रियान्वयन का ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या है, योजना का निर्माण पहले होगा, क्रियान्वयन होगा, प्रेक्षण होगा, फिर विमर्श होगा, या फिर पहले सी ऑप्शन के अंतर्गत योजना निर्माण, विमर्श, फिर प्रेक्षण होगा, फिर क्रियान्वयन होगा, या फिर डी में क्रियान्वयन होगा, प्रेक्षण होगा, योजना निर्माण होगा, या विमर्श होगा। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले होता है योजना का निर्माण, है ना। तो सबसे पहले योजना के निर्माण में 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, योजना के निर्माण के बाद योजना का क्रियान्वयन होता है, तो आपको ऑप्शन बी में ये मिला। उसके बाद क्या होता है भाई, प्रेक्षण, और लास्ट में होता है विमर्श। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसमें सबसे सही जो है विकल्प है। उसके बाद 19वें नंबर के हम लोग चलते 19वें नंबर के लिए हम लोग चलते हैं भाई, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है, वित्त से संबंधित है, या फिर केंद्र व राज्य से संबंधित है, या फिर शिक्षा से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो कोठारी आयोग के बारे में जानते हैं। कोठारी आयोग को ही हम लोग क्या जानते हैं, कोठारी आयोग को ही हम लोग राष्ट्रीय कोठारी कमीशन का और क्या नाम है, कोठारी कमीशन को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं ना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। यानी कि जब कोठारी कमीशन का नाम ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है तो किससे संबंधित है भाई, शिक्षा से संबंधित है ना। और कोठारी आयोग कब से कब तक के लिए बनाया गया था, तो कोठारी आयोग आपका जो था भाई, है ना, कोठारी कमीशन ये 1900 कब से लेकर कब तक था, 1964 से लेकर 1966 तक की था, है ना। और इसी की संस्तुति पर, इसी कोठारी कमीशन की संस्तुति पर भारत में क्या लाया गया था,
इसी की संस्तुति पर भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी, है ना। इसी की संस्तुति पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, और वो कब आई थी? 1968 में आई थी। कब आई थी भाई? 1968 में आई थी, है ना। यानी कि कोठारी कमीशन जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसी को कहा जाता है। तो शिक्षा शब्द इसी में छुपा हुआ है, यानी कि इसका आंसर भी आपको मिल गया इस प्रश्न का, है ना, कि शिक्षा से संबंधित है ये। कब से कब तक ये इस आयोग ने काम किया था? 1964 से 66 तक का। और इसी की संस्तुतियों के आधार पर भारत की पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 में लाई गई थी, है ना, वो जो है लाई गई। और इसी कोठारी कमीशन ने ये बताया था कि हमारे जहाँ शिक्षा जो है 10+2+3 होगी, है ना। 10+2+3, है ना। ये माध्यमिक है, ये उच्चतर माध्यमिक है। ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा है। ये क्या है? उच्चतर माध्यमिक है भाई। और ये क्या है? विश्वविद्यालय की, है ना। उच्चतर माध्यमिक और ये विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हो गई आपकी, ठीक। तो ये संस्तुति किसकी थी? ये थी कोठारी कमीशन की थी, जो जिसकी संस्तुति पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। कब? 1968 में। आगे हम लोग देखते हैं भाई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि UGC, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है भाई नई दिल्ली में। और लगे हाथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि UGC जो है भाई आपका, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। और संसद के अधिनियम के तहत किया गया था, है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई, शोध में एक व्यक्ति के केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, वस्तुनिष्ठ, है ना, और व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं भाई हम लोग अगला क्वेश्चन, ICT में C का अर्थ क्या है? कंप्यूटर, केबल, संचार, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा? एक्चुअल में आंसर होगा संचार। लेकिन कैसे होगा? पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म निकालते हैं, ICT। तो ICT का फुल फॉर्म क्या होगा? I मतलब होगा इंफॉर्मेशन, है ना। I फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। C फॉर कम्युनिकेशन, है ना। और T फॉर टेक। तो कम्युनिकेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? संचार, है ना। तो ICT में C का अर्थ क्या हो गया? संचार हो गया। अगला प्रश्न भाई हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी का मापन जो है ये किसमें किया जाता है? किलोग्राम में किया जाता है, लीटर में किया जाता है, या बाइट्स में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें किया जाता है भाई? बाइट्स में किया जाता है ना। किसमें किया जाता है? बाइट्स में किया जाता है। और ये क्या होता है? ये 8 बिट का एक क्या होता है? 8 बिट होते हैं इसमें, है ना। 8 बिट का समूह होता है। ये क्या होता है? 8 बिटों का समूह होता है ये, है ना। 8 बिट का समूह होता है, यानी सही आंसर क्या होगा इसमें? बाइट्स होगा, ठीक। आगे देखते हैं भाई, एक्सेल का प्रयोग होता है, कहां पर होता है एक्सेल का प्रयोग? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दृश्य वार्ता के लिए, है ना, या फिर क्या होता है? दृश्य वार्ता के लिए होता है, बहुमाध्यम प्रस्तुति के लिए होता है, प्रदत्त विश्लेषण के लिए होता है, या दूरवर्ती संचरण के लिए होता है? किसके लिए होता है भाई? प्रदत्त विश्लेषण के लिए, यानी कि जो भी डेटा आपके सामने दिया गया होता है उसके क्या होता है? उसको विश्लेषित करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एक्सेल का, है ना।
अगला आंसर हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? 1942 से, 1947 से, 1922 से या 1937 से? तो कब जुड़ा हुआ भाई भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में? तो सभी लोग बहुत कुछ जानते होंगे, है ना। तो ये कब जुड़ा हुआ है? कुल मिलाकर ये मोटा मोटा 1942 से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर एग्जैक्ट आपसे डेट पूछ लिया जाए तो कब होगा भाई? 9 अगस्त 1942, है ना। कब जुड़ा हुआ है भाई? 9 अगस्त 1942 से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक नारा दिया गया था, कौन सा? भारत छोड़ो का। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यहीं पर एक नारा दिया गया था, कौन सा था वो? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो जो नारा है भाई, ये किसका था? भारत छोड़ो नारा, अगर ये पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा था वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था, है ना। यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक। अब जो है इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने, क्या है, महात्मा गांधी ने भी एक नारा दिया था। और महात्मा गांधी का नारा क्या था? महात्मा गांधी जी का नारा था, करो या मरो। इसी समय। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। ये यूसुफ मेहर अली क्या है? 1928 में एक और आंदोलन होगा। और कौन सा आंदोलन होगा? एक आंदोलन, इसकी पृष्ठभूमि में आप और देखें, 1927 में क्या आएगा भाई? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, है ना। आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, ये 7 सदस्यीय आयोग था और सभी इसमें क्या थे? गोरे थे। तो इसका विरोध किया गया, और विरोध किया गया तो कहा गया कि साइमन गो बैक। तो एक तो 1928 में एक नारा आएगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ, है ना। ये नारा भी किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। और इन्होंने ही इसी समय एक नारा दिया था, क्विट इंडिया, है ना। क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, है ना। साइमन गो बैक और क्या कहते हैं कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। तो ये दोनों जो नारे थे आपके, साइमन गो बैक और क्विट इंडिया का, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कब? 1928 में। और किसके विरोध में दिया था? साइमन कमीशन के विरोध में। और यही नारा आगे चलकर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से, मतलब यही नाम जो है क्या है, इस आंदोलन का नाम पड़ेगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक। और ये नारा प्रचलित होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो एक्चुअल में ये नारा किसका दिया हुआ होता? यूसुफ मेहर अली का। ठीक। इसी नारे में जो है मिला करके आप एक तरह से देखें तो करो या मरो का नारा भी इसी में मिला करके आह्वान किया गया। इसी आंदोलन के दौरान किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, करो या मरो का, है ना। तो 1942 में 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या है, भारत में बहुत सारी समानांतर सरकारें बना दी जाएंगी जिन पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस ऑपरेशन के जो है तहत भारतीय नेताओं को, भारतीय जो राष्ट्रीय नेता थे उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, है ना, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो वो कौन कौन से लीडर हैं जो क्या कहते हैं कि योजना, इस क्या कहते हैं आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेंगे। इन नेताओं को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो किन किन जेलों में डाला जाता है, सभी से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न आपसे बनने वाले हैं। ये जहाँ जहाँ भी आपको आएगा वहाँ वहाँ आपको 2-4 तथ्य और बताएंगे ताकि भारत छोड़ो आंदोलन से जो भी प्रश्न आपका बने उन सभी को आप कर पाएं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था भाई? 1991 में हुआ था, है ना। 1950 में, 1949 में क्या हुआ था? 1949 में पहली बार ये बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और इसी डेट को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में, है ना। और यहां पर क्या हुआ था 1950 में? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया जाएगा। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पूर्ण रूप से
लागू किया जाएगा, है ना, लागू किया जाएगा। और क्या है भाई कि पहला संविधान में संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और पहली बार जब संशोधन हुआ था तब इसमें क्या किया गया था? 1951 में जब संशोधन हुआ था भाई, तब क्या किया गया था? इस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची, है ना, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना। आप सभी को यह मालूम है कि जो हमारा संविधान था, जो मूल संविधान था, उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने भाग थे? 22, जो आज भी हैं। और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। यानी कि हमने 4 अनुसूचियां और जोड़ी। 9वीं अनुसूची है आपकी, है ना। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि 9वीं अनुसूची जो है ना, इसका विषय क्या है? तो 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? 9वीं अनुसूची में राज्य के द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, उन्हीं को किसमें डाला जाता है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। और 11वीं और 12वीं अनुसूची काहे के लिए है? स्थानीय स्वशासन के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका 1951। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, या डाटा को स्टोर करना। तो कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है भाई? टेक्स्ट को स्कैन करना। बाकी सभी काम उसके हैं, है ना। 24 के क्या है? टेक्स्ट को स्कैन करने का काम यह नहीं किया जाता, बल्कि टेक्स्ट के लिए स्कैनर होता है। बाकी डेटा को स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है, इनपुट को स्वीकार करता है ना, डाटा को स्टोर करता है। ये सभी काम क्या है? कंप्यूटर के हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा सी, टेक्स्ट को स्कैन करना। तो आप देखा असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरे ख्याल से हम लोग कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के हल करके आए। यानी कि कंप्यूटर के ठीक ठाक प्रश्न आते हैं और हम लोग को क्या है? ठीक ठाक रूप में ही इसको हल करना होगा। फिर क्या है? पैडागोगी किससे संबंधित है भाई? तो आप सभी लोग क्या है कि इससे जुड़े हुए हैं अध्यापन कार्य से, सभी लोग इस प्रश्न को कर पाएंगे। किससे संबंधित है भाई? पैडागोगी पठन और पाठन से संबंधित है ना। पठन और पाठन से संबंधित है। ये जो शब्द आपका है पैडागोगी, ये एक्चुअल में बना कैसे है? ये 2 शब्दों से मिला है। एक तो पैडोस और दूसरा कौन सा शब्द है? एगो गोस से बना हुआ है ना। पैडोस का मतलब क्या होता है? बालकों। और एगोस का मतलब क्या है? नेतृत्व करना, है ना। यानी कि कुल मिलाकर जो है बालकों का नेतृत्व करना। और किस तरह से करना? पैडागोगी का मतलब होता है भाई सीधे सीधे आप इसको कहें तो ये क्या है? ये पैडागोगी जो है ये शिक्षण कार्य से संबंधित है। इसी को शिक्षण की कला और विज्ञान भी कहा जाता है ना। इसी को शिक्षण की कला और विज्ञान भी कहा जाता है। और इसमें क्या है? और इसमें जो शिक्षा के सिद्धांत है भाई, है ना, शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उसमें कौन कौन से शिक्षा के सिद्धांत हैं? शिक्षा के सिद्धांतों का है, और क्या है? विधियों का है ना। शिक्षा के सिद्धांतों का है, विधियों का है, तकनीकों का है। इनका क्या किया जाता है? इनका अध्ययन किया जाता है ना। इनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी कि अध्ययन करके निष्कर्ष क्या निकाला जाता है कि किस तरह से बालकों को हमने सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए और कैसे सीखा जाए, है ना। पैडागोगी का क्या है? पैडागोगी का मूल निष्कर्ष यही है भाई कि शिक्षा से संबंधित है। इसमें शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, जो विधियां हैं, जो तकनीकें हैं, उनका किस तरह से अध्ययन किया जाए और क्यों अध्ययन किया जाए, क्योंकि शिक्षण करना है किसका? बालकों का। तो उन्हें कोई भी चीज़ सिखाई कैसे दी है, कैसे सिखाई जाए, और सिखाने के लिए उन्हें कैसे सीखा जाए, ये भी बताना होता है ना। पैडागोगी का संबंध किससे भाई? पठन पाठन से है। आगे देखें आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 है ना। तो कौन कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है?
निर्वाचन आयोग तो मैं अभी आपको बता के आया हूं। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। यानी क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग में क्या है? वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 280 जिम्मेदार है ना। ये क्या है? ये भी एक संवैधानिक संस्था हो गई। संघ लोक सेवा आयोग के लिए कहां से कहां तक आर्टिकल है? 315 से आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक का इसका भी संविधान में लोक है। यानी कि ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों आपकी संवैधानिक निकाय हैं। तो कौन सी नहीं होगी? संवैधानिक संस्था आपकी नीति आयोग नहीं है ना। किसने किसकी जगह ली थी? योजना आयोग। योजना आयोग की जगह पर लाया गया है ना, इस जगह पर से लाया गया था, है ना। और नीति का जो है वो फुल फॉर्म क्या है? नीति को अगर हम लोग लिखें NITI, तो नीति का क्या मतलब हुआ? नेशनल, है ना। नेशनल, या अंग्रेजी में पढ़े इसे भाई NATIONAL, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई नीति आयोग की? कि नीति आयोग की स्थापना आपकी हुई 1 जनवरी 2015 को। और ये योजना आयोग की जगह लाया गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? जैसे योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हुआ करता था? प्रधानमंत्री। उसी तरीके से इसका भी भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है ना। तो ये आपके क्या हैं? ये संवैधानिक निकाय हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है। नीति आयोग आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है, योजना आयोग की जगह लाई गई 1 जनवरी 2015 को, है ना। और इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, कभी कभी आपने जान ही लिया। अध्यक्ष इसका कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला कौन सा प्रश्न है भाई? तो अगला प्रश्न है आपका कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई? कान्हा राष्ट्रीय एक तो आप जान लीजिए यह है कहाँ पर? कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये MP में है। किस लिए फेमस है भाई? ये बाघों के लिए फेमस है ना। किसके लिए फेमस है? ये बाघों के लिए फेमस है। और बाघों के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में, है ना। क्योंकि ठीक उससे पहले एक और कानून आया था 1972 में, और वो क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वन्य जीव जो थे उनको क्या था? संरक्षित करने के लिए कानून लाया गया। और फिर इसी के तहत आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही आपका कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। ये क्या है? ये MP के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। और ये 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? मंडला और बालाघाट। मंडला प्लस बालाघाट में है। ठीक। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जान ले कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक आपकी किताब आई, एक आपकी बुक आई थी, कौन सी? द जंगल बुक, है ना। कौन सी? द जंगल बुक। एक उपन्यास आया था रूडयार्ड किपलिंग का, द जंगल बुक। इसमें चड्डी पहन के फूल खिले वाला गाना आता था, है ना। इसका क्या है? इस उपन्यास का आधार भी यही है आपका। उपन्यास का आधार जो है वो यही पार्क है आपका। इसी पार्क के लोकेशन के आधार पर जो है ये आपकी द जंगल बुक लिखी गई है ना। अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम लोग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1985 में की गई थी। 1985 में आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में, है ना। अभी इसी तरह से एक और प्रश्न आप लोग करके आए हैं
यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय है भाई आपका दिल्ली में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। जैसे यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये दोनों संस्थाएं हैं, इनके बारे में आप जान लें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई कि परिकल्पना का तात्पर्य है अंतिम उत्तर, संभावित उत्तर, है ना, या फिर अनुसंधान की सीमा, या फिर अनुसंधान का प्रश्न। तो इसमें आंसर क्या होगा? संभावित उत्तर, है ना। परिकल्पना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाइपोथेसिस बोलते हैं, है ना। हाइपोथेसिस परिकल्पना को ही बोला जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न और आज का जो अंतिम प्रश्न होगा भाई, ठीक, भारत में लिंग भेद अनुपात है, पुरुष जो है महिलाओं के बराबर हैं, या पुरुष जो हैं ये महिलाओं से ज़्यादा हैं, या पुरुष जो हैं ये क्या है, या जो महिलाएं हैं ये पुरुषों से ज़्यादा हैं। तो क्या है भारत में लिंग अनुपात कितना है? पहले तो इसको समझने के लिए 2011 की जनगणना में जो है ना, जनगणना में भारत में लिंगानुपात जान लेते हैं हम लोग, है ना। भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में लिंगानुपात है भाई कितना? 943। 943 का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष, इसका क्या मतलब हुआ? 1000 पुरुष हैं भारत में, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, है ना। कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं। यानी कि क्या है कि पुरुष जो है भारत में महिलाओं से ज्यादा है, लिंगानुपात क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर सही क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो क्या है? कम है। यानी कि यहां पर क्या है? लिंगानुपात के हिसाब से ये है, पुरुष के हिसाब से महिलाएं ज्यादा है नहीं, पुरुष ज्यादा महिलाओं के हिसाब से क्या है? डेटा जो बताता है कि 943 है महिलाएं, तो क्या है 1000 पुरुषों पर भारत में माना जाता है। तो यानी कि जो महिलाएं हैं वो क्या है? पुरुषों से कम है, पुरुषों से ज्यादा नहीं, प्रति 1000 पर, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही बी होगा। तो ये आज की प्रस्तुति थी और मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रश्न थे वो आपके लिए आगे चलकर सहायक होंगे, है ना। और जो इनकी व्याख्या थी इनसे अवश्य आपको आने वाले प्रश्नों में या तो हूबहू कहीं ना कहीं कुछ मिल सकता है, या इनके सहयोग से आप अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और उम्मीद है कि आगे आने वाले जो सीरीज होगी वो भी आपके लिए इसी तरीके से बहुपयोगी होगी, परीक्षोपयोगी होगी। तब तक के लिए, यानी कि अगली प्रस्तुति तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग इसे देखें और इससे लाभ उठाएं, और जो भी पेड क्लास चलेगी उसमें आप लोग इनरोल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठा पाएं। धन्यवाद।